जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एम आई एस पी सी एस चैनल। तो आज हम इन्वायरमेंट का पीटी 365 पार्ट 2 करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने लगभग ये वाले पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हमें कुछ रिमेनिंग पार्ट 1 के रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडॉप्टेशन। इसके पहले हमने ये वाले टॉपिक्स पहले कर लिए थे लास्ट वीडियो में। आप प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, राइट। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने कुछ रिफॉर्म अनाउंस किए। ये स्कीम बेसिकली 2023 में लॉन्च हुई थी। इस स्कीम के अंदर कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मार्केट इस्टेब्लिश होता है और ये स्कीम सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में अनाउंस की गई थी, राइट। कुछ इसके की हाइलाइट्स हैं, ये हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाती है जिसको हम इंडियन कार्बन मार्केट गवर्निंग बोर्ड भी कहते हैं और इसे इन्वायरमेंटल सेक्रेटरीज हेड करते हैं, राइट। इसका मेन फंक्शन है इंडियन कार्बन मार्केट को ओवरसी करना, देखना, राइट। इसके बाद एक बी है जो कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये हमने पहले भी पढ़ा। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मेनली एडमिनिस्टर करने का काम करता है इस स्कीम का, राइट। और इसके अंदर जो भी कार्बन मार्केट है उसके टारगेट्स वगैरह सेट करना कि कितना इमिशन कम करना है, ये सारी चीज़ें, और सर्टिफिकेट को इशू करना, ये बीईई का काम है, राइट। और वेरिफिकेशन एजेंसी को वैलिडेशन देना, ये भी बीईई का काम है, राइट। देन एक और एजेंसी है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करती है, ठीक है। देन ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया जो कि रजिस्ट्री वगैरह देखते हैं आईसीएम का, ओके। तो हमने चार इसमें कमिटी और कमीशंस देख लिए। पहला नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, देन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बोर्ड, रेगुलेटरी कमीशन और ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया। इनके अलग अलग फंक्शंस हम ओके। तो इसमें रिफॉर्म्स देख लेते हैं। तो बीईई नाउ डेवलप अ स्टैंडर्ड एंड रजिस्टर द प्रोजेक्ट, राइट। बीई के पास कार्बन क्रेडिट को वैलिडेट करने की भी पावर दे दी गई। इसके पहले ये सिर्फ वेरिफिकेशन कर सकते थे, नाउ अब वैलिडेट भी कर सकते हैं, राइट। साथ ही साथ इसमें नॉन ऑब्लिगेटेड एंटिटीज़ को भी अलाउ कर दिया गया। नॉन ऑब्लिगेटेड एंटिटीज़ वो होते हैं जो कि वॉलेंटरली कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स परचेज करते हैं। ऑल्सो दे कैन रजिस्टर डीकार्बनाइजेशन प्रोजेक्ट एंड जनरेट कार्बन क्रेडिट्स, राइट। तो कार्बन मार्केट के बारे में देखते हैं। कार्बन मार्केट में ट्रेडिंग की जाती है किसकी, कार्बन क्रेडिट की, राइट। बाय और सोल्ड किया जाता है। कंपनीज़ और इंडिविजुअल ये अपने ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कंपनसेट कर सकते हैं थ्रू देयर परचेजिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट। तो कार्बन क्रेडिट को हम समझते हैं, कार्बन क्रेडिट होता क्या है कि मान लीजिए कोई कंपनी इमिटर बी है और इमिटर ए है। तो इमिटर ए ने ग्रीन हाउस गैस जो भी इसकी लिमिट थी उससे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिट किया, राइट। और इमिटर बी ने अपने ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रिड्यूस किया। तो इस लिमिट के अंदर जितना उसने रिड्यूस किया, सो दिस इज़ द कार्बन क्रेडिट, राइट। तो ये कार्बन क्रेडिट को, अपने कार्बन क्रेडिट जो इनके पास जुड़ गया, ये इसे सेल कर सकते हैं टू द इमिटर ए, राइट। और ये कार्बन मार्केट इसी तरह काम करता है, ठीक है। ये है ग्रीन हाउस गैस इमिशन का पूरा कैसे कार्बन ट्रेडिंग काम करती है, राइट। तो एक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल्स टू 1 ट्रेडेबल कार्बन क्रेडिट, राइट। तो ये पूछ सकता है, इसलिए स्टार मार्क लगा है। और कार्बन ट्रेडिंग सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ओके। तो ये कार्बन क्रेडिट का टॉपिक था। देन नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड कार्बन नेशनल कार्बन रजिस्ट्री। नेशनल कार्बन रजिस्ट्री यूएनडीपी की यूएनडीपी द्वारा लॉन्च किया गया। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि कंट्रीज़ को अलाउ करता है कि अपने नेशनल डाटा रिलेटेड टू कार्बन क्रेडिट्स रिलेटेड उसे प्रोसेस कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, राइट।
ये एक रिकॉग्नाइज डिजिटल पब्लिक गुड है और साथ ही साथ ये इंटीग्रेट करता है नेशनल मेजरमेंट रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन MRV सिस्टम, राइट। तो MRV सिस्टम कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड है और साथ ही साथ कार्बन मार्केट को डेवलप करने के लिए प्रमोट करता है और ये पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 से रिलेटेड है, राइट। आर्टिकल 6 क्या कहता है कि NDC जो कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को अचीव करने के लिए एमिशन रिड्यूस टारगेट आपको अचीव करना है, राइट, उसके लिए कोऑपरेट करना है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है मिशन लाइफ। मिशन लाइफ न्यूज़ में आया क्योंकि मिशन लाइफ मेरी लाइफ ऐप जो कि MOFCC मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया, इसलिए ये न्यूज़ में आ गया। तो मेरी लाइफ ऐप का एम क्या है, ये यंगस्टर्स को इनक्रेज करता है कि पार्टिसिपेट करें कार्बन टैकलिंग के लिए, राइट। कार्बन टैकलिंग और रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, मेनली क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इश्यूज़ में ये भी पार्टिसिपेट करें और डे टू डे एक्टिविटीज़ से, सिंपल एक्शन से, छोटे छोटे एक्शन से यंगस्टर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करें और क्लाइमेट चेंज में भागीदार बने, मतलब क्लाइमेट चेंज को कम करने में भागीदार बने, राइट, इसके इम्पैक्ट्स को कम करने में। ओके, तो इसमें मेनली लाइफ रिलेटेड टास्क जो कि 5 थीम पे डिपेंड करते हैं। एक है सेव एनर्जी, सेव वाटर, रिड्यूस सिंगल यूज़ प्लास्टिक और अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम और अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल। तो ये 5 तरह के थीम्स हैं जो कि हमें यूज़ करना है और अपना पार्टिसिपेशन दिखाना है, राइट। तो लाइफ मिशन क्या है, ये हम इसके बारे में देखते हैं। लाइफ मिशन इंडिया ने ग्लोबल मास मूवमेंट की तरह लॉन्च किया था और ये इंडिविजुअल और कम्युनिटी एक्शन के लिए लोगों को उत्साहित करता है, राइट। और ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने से रिलेटेड है। तो इंडिया ने इसे COP26 2021 में लॉन्च किया था और इसकी नोडल मिनिस्ट्री MOEFCC जो कि हमने ऊपर देखी, राइट। इसके मेन ऑब्जेक्टिव है कि मोबिलाइज करना 1 बिलियन ऑफ इंडियंस एंड ग्लोबल सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट इन प्रिजर्विंग द इन्वायरमेंट, राइट। और ये टेन्योर इसका 2022 से 27 तक है और इंडिया के अंदर ही इसका एम है कि लगभग 80% ऑफ द ऑल विलेजेस और अर्बन लोकल बॉडीज़ को इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाना है 2028 तक। तो ये हमारा टारगेट है, ये हमें याद रखना है, राइट, ये हो जाता है इम्पॉर्टेंट। ओके, तो लाइफ मिशन है, इसके 7 थीम्स हैं। जो हमने ऊपर 5 थीम्स देखी वो एनर्जी, वाटर, से नो टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और हेल्दी लाइफस्टाइल, राइट। इसके अलावा रिड्यूस वेस्ट और रिड्यूस ई वेस्ट, ये दो और थीम्स इसमें एडेड है, राइट। तो इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, तो सबसे पहले तो मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करेंगे। देन एक कॉम्प्रहेंसिव नॉन एग्जिस्टिव लिस्ट है 75 लाइफ एक्शंस की जो कि इंडिविजुअल, कम्युनिटी लेवल पे, इंस्टीट्यूशन लेवल पे जो हमें फॉलो करने। इसके बाद की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी बनाए गए हैं जो कि लाइफ एक्शन में काम आएंगे और साथ ही साथ लाइफ डैशबोर्ड भी बनाया गया है जो कि इसमें मददगार साबित करेगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो कि इसी से रिलेटेड है EIACP जो कि इसका फिल फॉर्म ये इतना लंबा से दे रखा है। ओके, तो ये प्रोग्राम सबसे पहले तो रायपुर में वर्ल्ड रिकॉर्ड इसमें आया लाइफ को वो करने के लिए, राइट। इसमें 12.5 लगभग 12.38 लाख पीपल्स जो है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन का प्लेज लिए, राइट। तो इसलिए ये न्यूज़ में आ गया। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में हम देख लेते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन अवेयरनेस कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम, ये प्रोग्राम को MOEFCC के द्वारा फंड किया जाता है रिलेटेड टू कलेक्शन, एनालिसिस, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, राइट। तो इसके अंदर ये उन 3 सेंट्रल सेक्टर स्कीम का एक पार्ट है जो कि EIACP, बाकी 2 पार्ट जो हैं जो कि EEP और ERDP जो कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम और इन्वायरमेंटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये बाकी 2 सब स्कीम्स है
जो कि इस स्कीम के अंदर आती हैं, इन्वायरमेंटल एजुकेशन अवेयरनेस एंड रिसर्च स्किल डेवलपमेंट, राइट। तो इसने ई इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम को रिप्लेस किया था, राइट। इसके बाद हम देखते हैं राइट टू रिपेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया ERSO का, जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग है, राइट। इसी के अंदर राइट टू रिपेयर हम देखते हैं। तो इसका मेन एम ये है कि इंडिया को एक रिपेयर कैपिटल बनाना है वर्ल्ड की, राइट। तो ये ERSO करेंगे क्या इसमें डिफेक्टिव और डैमेज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो भी होंगे वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से थर्ड पार्टी को जोड़कर उनके माध्यम से इसे रिपेयर करवाया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा। और इसके लिए हम मतलब रिपेयर कैपिटल बन पाएंगे, राइट। इसके अंदर हम रिपेयर करेंगे, रिफर्बिश करेंगे और साथ ही साथ जो भी हमारा ऑप्टिमल फंक्शनैलिटी को सेलिब्रेशन करेंगे, राइट। तो इसके अंदर राइट टू रिपेयर के अंदर यही है कि भाई हमारे पास अधिकार है कि हम अपना इलेक्ट्रॉनिक आइटम लॉफुली जिसे हमने परचेज़ किया है उसे हम रिपेयर करवा सकें, ठीक है। तो इसका इनिशिएटिव इंडिया ने शुरू किया। तो ये लाइफ के अंदर ही आता है। तो एक कमिटी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एक कमिटी सेटअप करती है राइट टू रिपेयर, जो कि लाइफ को के ऊपर इन्फेसिस करती है सस्टेनेबल कंजप्शन के लिए। तो इसमें की सेक्टर्स जो आते हैं ये फार्मिंग इक्विपमेंट और मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट्स, राइट। तो ये सारी चीज़ों को इसके अंदर राइट टू रिपेयर के अंदर हम देख सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इसने राइट टू रिपेयर पोर्टल भी अनवील किया। और इस पोर्टल के थ्रू हम मेनली शुरुआती तौर पे हम मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑटोमोबाइल्स और फार्मिंग इक्विपमेंट्स वगैरह को ये सब चीज़ें कवर्ड है इसके अंदर, राइट। ओके, तो इस पोर्टल के अंदर क्या दे रखा है कि जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें अपने मैनुअल के माध्यम से लोगों को बताना है कि कंज्यूमर किसी भी चीज़ को उसको डिटेल में बताना है कि कैसे वो रिपेयर खुद से कर सकता है या फिर थर्ड पार्टी से रिपेयर करवा सकता है या फिर किसी ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर से करवा सकता है या नहीं करवा सकता, बल्कि थर्ड पार्टी से जो भी उसका प्रोसीजर है वो सारी चीज़ें कंज्यूमर को बताना है। तो ये इस पोर्टल के तहत हम देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म। तो इसमें नाम से हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म। तो इस मैकेनिज़्म में होता क्या है कि कोई कंट्री है तो वो बाहर से अगर कोई चीज़ इंपोर्ट कर रही है, कोई भी गुड्स इंपोर्ट कर रही है जिसमें कार्बन इंटेंसिव गुड्स है, जो कि उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा टैरिफ लगाना, राइट, फॉर प्रमोटिंग द क्लीनर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो यही चीज़ इसमें दिया हुआ है कि एक ऐसी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेनली यूरोपियन यूनियन फॉलो करती है, जिसमें एक फेयर प्राइस लगाया जाता है कार्बन जो भी कार्बन इमिट किया गया ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, राइट, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन इंटेंसिव गुड्स। तो जब भी वो EU के अंदर बाहर से ऐसा कुछ सामान आता है तो उनके ऊपर वो एक्स्ट्रा फेयर प्राइस लगाते हैं, एक्स्ट्रा टैरिफ लगाते हैं, जो कि प्रोडक्शन के ऊपर होता है ऑन नॉन EU कंट्रीज़ के ऊपर, राइट। तो इससे होता क्या है कि क्लीनर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को हम इंकरेज कर पाते हैं, ऐसा यूरोपियन यूनियन का मानना है, ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टर को कार्बन सर्टिफिकेट ख़रीदना होगा अगर वो कुछ नॉन EU कंट्री से कुछ इंपोर्ट करते हैं तो, राइट। और ये जो सर्टिफिकेट है ये इक्विवेलेंट टू द प्राइस विच इज़ डिसाइडेड बाय EU कार्बन प्राइसिंग रूल्स, राइट। तो अगर कोई किसी इंपोर्टर ने ये क्लेम किया कि CBAM लायबिलिटी डिडक्शन क्लेम कर सकता है अगर किसी नॉन EU प्रोड्यूसर ने ऑलरेडी उसे जो ये सर्टिफिकेट कार्बन सर्टिफिकेट का प्राइस है ऑलरेडी अपने रिस्पेक्टिव कंट्री में पे कर दिया है, तो वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो ये CBAM जिसके बारे में हम देख रहे हैं ये 1 अक्टूबर 2023 में मेनली ये स्कीम स्टार्ट की गई थी और पूरी तरह से ऑपरेशनल होने में लगभग 2026 से पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगी ये स्कीम, राइट। और ये WTO के रूल्स के साथ कंपेटिबल है
और जो भी नॉन टैरिफ, इट इज़ लाइक अ नॉन टैरिफ बैरियर, जो कि हमने ऊपर भी देखा, नॉन टैरिफ बैरियर फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स। ओके, तो नॉन टैरिफ बैरियर्स ये एक ऐसा मेजर्स होता है जो कि कस्टम टैरिफ को छोड़कर जो भी बैरियर्स लगाए जाते हैं इंटरनेशनल ट्रेड पे, वो होता है नॉन टैरिफ बैरियर्स, राइट। तो कौन से गुड्स CBAM के में कवर्ड हैं? तो जैसे आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइज़र, इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रोजन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर्ड हैं। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ फिट फॉर 55 पैकेज। तो फिट फॉर 55 पैकेज ये हम देख लेते हैं। ये EU का है, ये याद रखना है, क्योंकि किसी भी स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि फिट फॉर 55 पैकेज है क्या। तो इसके बारे में देखते हैं। तो EU का मेन टारगेट ऐसा है कि नेट ग्रीन हाउस गैस इमिशन को 55% तक कम से कम करना है इनको 2030 तक, और 1990 के लेवल से, राइट। और नेट ज़ीरो इमिशन उनको अचीव करना है 2050 तक। तो ये EU का टारगेट है, इसी को ये फिट फॉर 55 पैकेज बोलते हैं। और इसी पैकेज के अंदर इन्होंने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म को लॉन्च किया, राइट। तो कुछ और भी EU के कार्बन मार्केट रिफॉर्म्स हैं, जैसे सोशल क्लाइमेट फंड, राइट। तो इसके अंदर भी यूरोप में कुछ कॉस्ट ऑफ ट्रांजिशन से रिलेटेड चीज़ें दे रखी हैं। और दूसरा है रिफॉर्मिंग इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। इसमें 62% तक इमिशन को कम करने की बात की गई है 2005 के लेवल से। तो इसमें हमने देखा कि जो भी सप्लायर है जो कि नॉन EU कंट्रीज़ का है, इन्होंने अगर कुछ सप्लाई किया तो इसमें सबसे पहले CBAM सर्टिफिकेट लेना होगा, या फिर जो भी इम्पोर्टर है उनके पास होना चाहिए, या फिर सप्लायर के पास होना चाहिए, राइट। उसके बाद ये बायर के पास जाएगा और इधर से ये चला जाएगा। और ये मेनली CBAM जो कि EU ओरिजिनेटिंग गुड्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ये सिर्फ नॉन EU कंट्रीज़ के लिए ही CBAM है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म सिर्फ नॉन EU कंट्रीज़ के लिए, राइट। तो इनमें और EU में कौन कौन साथ आइसलैंड और नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, ये सारी कंट्रीज़ भी नॉन मतलब EU के अंदर ही इंक्लूड की जाएगी, जिनके ऊपर CBAM अप्लाई नहीं होगा, राइट। इससे कुछ रिलेटेड न्यूज़ है, जो कि ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान, ये भी EU का ही है, ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान। इसमें भी कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और फंड्स वगैरह को एक्सेस करने की बात कही गई है कि कैसे हम ट्रेड नेटवर्क में फ़ंड को एक्सेस कर सकते हैं। और है डेब्ट फॉर क्लाइमेट स्वैप, तो जो भी डेब्ट लिया गया है फॉर क्लाइमेट के लिए, तो उसका जो भी इंस्टॉलमेंट है वो लोकल करेंसी में देने के लिए ये मेनली प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इसमें जो भी पेमेंट वगैरह वापस करनी है तो वो लोकल करेंसी में कर सकते हैं टू द फाइनेंशियल क्लाइमेट प्रोजेक्ट। अगर वो फाइनेंशियल क्लाइमेट प्रोजेक्ट में कुछ खर्चा कर रहे हैं डोमेस्टिकली, तो वो वाला पैसा ये लोकल करेंसी में दे सकते हैं। यही डेब्ट फॉर क्लाइमेट स्वैप है, राइट। तो एक वर्ल्ड की पहली ऐसी कंट्री जो कि लार्जेस्ट डेब्ट स्वैप को यूज़ कर रही है ओशियन को कंजर्व करने के लिए, इसने 2023 में साइन किया, राइट, डेब्ट फॉर क्लाइमेट स्वैप। तो इसके अंदर इसमें बताया गया है कि कैसे क्रेडिटर डेप्टर नेशन को क्रेडिट देता है और वो उसके बदले में क्लाइमेट प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाते हैं, और उसके बदले में वो लोकल करेंसी में उसकी पेमेंट कर सकते हैं। इंडिया इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो ये हमें ध्यान रखना है, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है इस प्रोजेक्ट का। और अदर कंट्रीज़ हैं जो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर डेब्ट फॉर क्लाइमेट स्वैप में है, जैसे ब्राज़ील, मडागास्कर, फिलीपींस, ये सारी कंट्री। और हमने ये देखा इक्वाडोर इज़ द फर्स्ट कंट्री जिसने लार्जर डेब्ट स्वैप को यूज़ किया, ठीक है। सबसे पहले लैटिन अमेरिका में इसका यूज़ हुआ था, ये आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस इमिशन फ्रॉम शिप्स। तो शिप्स से ग्रीन हाउस इमिशन को कैसे कम करना है, इसके लिए यहाँ पे पूरा आर्टिकल है। तो इसमें IMD इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कुछ स्ट्रेटजी वगैरह बताया है कि कैसे हम शिप से इमिशन को कम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक स्ट्रेटजी है अडॉप्टेड बाय द मेरीन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कमेटी MEPC 80। इन्होंने कुछ स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट किया है, और साथ ही साथ ये भी बताया कि जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है जो कि शिपिंग इंडस्ट्री रिलीज़ करती है, वो लगभग
2.89% है ऑफ टोटल एंथ्रोपोजेनिक GHG इमिशन, इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड, NOx और N2O। ठीक है, तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि ग्रीन इमिशन सिप के इमिशन को, ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोज लूप स्क्रबल एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक अल्कलाइज का यूज़ किया जाता है एज अ स्क्रबर, जो कि एग्जॉस्ट गैस को क्लीन कर सकती है, राइट। तो इसके अंदर मैंने कुछ ऐड ऑन किया इसमें। तो ये एक एग्जॉस्ट गैस क्लीनिंग सिस्टम है जिसमें सल्फ़र ऑक्साइड को लगभग 98% तक कम किया जा सकता है, सल्फ़र ऑक्साइड को, और NOx जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड है, और पार्टिकुलेट मैटर को भी कुछ लेवल तक ये रिड्यूस कर सकता है थ्रू दिस टेक्निक, राइट। तो क्लोज लूप स्क्रबर ये याद रखना आपको। और एक सेलेक्टिव कैटलिस्ट रिडक्शन भी है जिसमें कैटलिस्ट की मदद से हम नेट ज़ीरो लेवल को अचीव कर सकते हैं। नेट ज़ीरो लेवल को इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड को भी हम इसमें रिड्यूस कर सकते हैं, इसी के बारे में इसमें दे रखा है। और एक स्लो स्टीमिंग की टेक्निक है जिसमें कार्गो शिप्स को स्लो स्पीड उसकी मैनुअली धीमी कर दी जाती है, जिससे हम कार्बन इमिशन को कम कर सकें और फ्यूल कंजम्पशन को कम कर सकें, राइट। तो इसमें कुछ की स्ट्रेटजीज़ बताया गया है कि कैसे हम इमिशन को कम करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इमिशन को रिड्यूस करना है, जो कि CO2 इमिशन को रिड्यूस करना है लगभग 40% तक 2030 तक, और नेट ज़ीरो को अचीव करना है 2050 तक। तो ये हमारी कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं। और टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन करना है, जिससे ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना है जिससे हम 5 से 10% तक फ्यूल एनर्जी यूज़ को कम कर सकें, जिससे हम 5 से 10% एटलीस्ट कम कर सकते हैं इमिशन को। और ये 5 ईयरली पीरियोडिक रिव्यू किया जाएगा इसमें, और पहला रिव्यू 2028 में होने वाला है, ठीक है। ओके, कुछ और भी एफ़र्ट्स हैं जो कि अपने इंडिया में लॉन्च किए गए। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, जिसका हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस है, ये सिप इमिशन से रिलेटेड है, ये हमें ध्यान रखना है। थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। तो इंडिया एक ऐसी पहली कंट्री बन चुकी है जो कि IMO को ग्रीन वॉयज प्रोजेक्ट को के अंदर में सेलेक्ट की गई है, राइट। तो IMO ग्रीन वॉयज प्रोजेक्ट 2050 प्रोजेक्ट के अंदर इंडिया सेलेक्ट की गई। ऐसे ही मैरीटाइम विज़न 2030 है जो कि सस्टेनेबल मैरीटाइम सेक्टर के लिए, और कुछ पोर्ट्स को हमने हाइड्रोजन हब बनाने के लिए डेवलप कर रहे हैं, जो कि जिसमें स्टोरिंग एंड जनरेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन को हम स्टोर और हैंडल कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं 2030 तक, ठीक है। तो 2030 तक हमारा ग्लोबल हब बनने का भी टारगेट है, जिसमें हम ग्रीन शिपिंग को प्रमोट करेंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट के अंदर ग्रीन टक ट्रांजिशन प्रोग्राम भी शुरू किया गया है, राइट। ग्लोबली कुछ इनिशिएटिव्स हैं, ये हम देख लेते हैं। तो जैसे कि स्लाइडे बैंक डिक्लेरेशन ऑफ ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर, राइट। तो स्लाइडे बैंक डिक्लेरेशन, ये हमें ध्यान रखना, स्लाइडे बैंक डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? ये ग्रीन शिपिंग से रिलेटेड है, राइट। इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। एक वर्ड है जो कि फिन स्मार्ट मतलब फाइनेंसिंग सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। तो ये UPSC पूछ सकता है कि फिन स्मार्ट क्या है, ऐसे वर्ड्स नॉर्मली पूछता रहता है। तो फिन स्मार्ट यही ग्रीन शिपिंग से रिलेटेड है, और इसके इमिशन को हमें कम करना है, इससे रिलेटेड है। तो फिन स्मार्ट को मेनली 3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू इनिशिएट किया गया, जो कि IMO है, EBRD और वर्ल्ड बैंक। EBRD इज़ यूरोपियन बैंक रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, राइट। तो EBRD और वर्ल्ड बैंक, ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके फिन स्मार्ट शुरू किया, ठीक है। ऐसे ही कुछ और भी इनिशिएटिव्स हैं, जैसे MTCC नेटवर्क, जो कि यूरोपियन यूनियन और IMO का है, और IMO केयर्स, राइट, इसमें नाम में ही है IMO केयर्स। ये कुछ और इनिशिएटिव्स हैं जो कि ग्रीन शिपिंग को प्रमोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज। तो इस न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि IMD और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ने कुछ MOU साइन किया है फॉर द कोलैबोरेशन टू
क्लाइमेट रिसर्च वगैरह से रिलेटेड, इसलिए न्यूज़ में आ गया। तो NFCS है क्या? तो इंडिया ने सबसे पहले प्रपोज किया ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विस। इसका मतलब इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर, राइट। तो सबसे 2009 से स्विट्ज़रलैंड, चाइना, जर्मनी, यूके, ये सारे जो है अपने अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में NFCS को लॉन्च कर चुके हैं, राइट। इसका मेनली एम ये है कि साइंस बेस्ड जो क्लाइमेट मॉनिटरिंग और प्रिडिक्शन सर्विस है, इसको हम स्ट्रेंथन, प्रोड्यूस और अवेलेबिलिटी कर सकें, राइट। इसका एप्लीकेशन हम नॉर्मल उसमें ला सकें, ठीक है। इसको नोडल एजेंसी इसकी IMD ही है, जिसे हम पहले भी देखें। और जो ग्लोबल ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विस है, इसको वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस लेवल 3 में लॉन्च किया गया था 2009 में। इसको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप, इसमें गवर्नमेंट लेवल की पार्टनरशिप होती है और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। और इसका मेन एम यही है कि अचीव द क्लाइमेट स्मार्ट सोसाइटी, ठीक है। कुछ अदर क्लाइमेट रिलेटेड टर्म्स हैं न्यूज़ में रहे, जो कि जैसे कि ICED 3.0। तो ये नीति आयोग ने लॉन्च किया था, नीति आयोग ने इसे रिलीज़ किया, ICED 3.0, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड, ठीक है। तो ये वन स्टॉप ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि रियल टाइम डाटा को प्रोड्यूस करेगा फॉर द एनर्जी सेक्टर, क्लाइमेट एंड रिलेटेड इकोनॉमिक डाटाबेस, राइट। तो इसमें वन स्टॉप सेंटर, उसमें सारा कुछ डाटाबेस रहेगा जो कि हमें मदद करेगा इन मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ इंडियन एनर्जी ट्रांजिशन जर्नी। तो इंडिया कहाँ तक पहुँचा, क्या मतलब एनर्जी ट्रांजिशन में कितना प्रोग्रेस किया, ये सारी चीज़ों को अचीव करने में ये रियल टाइम डाटा जो कि इंडिया ICED है, वो हमें हेल्पफुल रहेगा, राइट। तो नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैम्पियंस। तो 2 हाई लेवल चैम्पियंस को अपॉइंट किया गया है, जो कि ये रज़म अल मुबारक और मिस्टर निगर अरपदरई, ये 2 लोग जो कि COP28 COP29 में जो कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैम्पियंस हैं। तो ये 2 लोग का थोड़ा मेन आइडिया होगा एटलीस्ट, तो हम आंसर कर सकते हैं। ये एक वॉलेंटरी और कोलैबोरेटिव एक्शन है जो कि गवर्नमेंट लेवल पे काम करता है, गवर्नमेंट को कनेक्ट करने का काम करता है, राइट। नेक्स्ट है ETAC, तो एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी। तो ये एक एडवाइजरी कमेटी है, ये मेनली फोकस करता है क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन को अडॉप्ट करने के लिए। क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन लाइक हाइड्रोजन, बायोफ्यूल और न्यूक्लियर एनर्जी, देन जियोथर्मल, टाइडल और रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब चीज़ को प्रमोट करता है कि इसे आप अडॉप्ट करें। इसको 2021 में इस्टेब्लिश किया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, राइट। इसका मेन जो है मेन एम यही है कि एनर्जी ट्रांजिशन पाथवे को सजेस्ट करे टू मेजर PSUs ऑफ द कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्ट लिफ्ट हैलोजन्स। शॉर्ट लिफ्ट हैलोजन्स ये मेनली कूलिंग और वार्मिंग इफेक्ट लाते हैं अर्थ में। तो हमें एक स्टडी से पता लगा कि ओशियन जो है प्लेनेट को कूल करने का काम करते हैं, और जो कि ओशियन कैसे, बाय रिलीजिंग द शॉर्ट लिफ्ट हैलोजन्स। शॉर्ट लिफ्ट हैलोजन्स जो कि 8 से 10% तक कूलिंग का काम कर सकता है, राइट। और लगभग 18 से 31% तक ये कूल कर सकता है अर्थ को बाय 2100 AD, ठीक है। ओके, तो शॉर्ट लिफ्ट हैलोजन्स होते क्या हैं, इनकी जो लाइफ टाइम होते हैं ये लगभग 6 मंथ का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। ये ऐसी गैसेस हैं, हैलोजन गैसेस हैं, जो कि हमने पीरियोडिक टेबल में 11th-12th में पढ़ा था। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये नेचुरली ओशियंस में प्रोड्यूस होती हैं, और ये कूलिंग इफेक्ट लाने में हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, राइट। तो इनका मेन सोर्सेज क्या है, ये शॉर्ट लिफ्ट हैलोजन्स कैसे बनते हैं, तो ये मैरीन फाइटोप्लैंक्टन्स, ये सब सोर्सेज हैं अलगी के थ्रू, देन अबायोटिक सोर्सेज ऑफ ओशियंस, जो कि ओशियंस के अबायोटिक सोर्सेज है, और ट्रोपोस्फेरिक केमिस्ट्री से शॉर्ट लिफ्ट हैलोजन्स फॉर्म होते हैं, राइट। तो इसमें अगर कोई पॉल्यूटेंट
जो कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ से एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के कारण, जैसे ओजोन वगैरह, ये सारी चीज़ें इस शॉर्ट लिव्ड हेलोजेंस को कन्वर्ट कर देते हैं टू द इनसॉल्युबल वंस। नॉर्मली ये सॉल्युबल्स होते हैं इन द ओशन, बट ये इन्हें इनसॉल्युबल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके कारण वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाते हैं ओशियन से, और एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होने के कारण इनका इम्पैक्ट नेगेटिव होने लग जाता है। जैसे कि वार्मिंग को रिड्यूस करना, ये तो पॉजिटिव इफेक्ट है, बट ओजोन को डिप्लीट करना, राइट, ओजोन डिप्लीट करना, और साथ ही साथ कूलिंग एरोजल को रिड्यूस करना। ठीक है, तो ये इसका इम्पैक्ट है। कूलिंग एरोजल रिड्यूस होने लग जाता है और वार्मिंग रिड्यूस होता है, और साथ ही साथ ओजोन डिप्लीशन भी होता है। ठीक है, देन मीथेन की लाइफ टाइम को ये इंक्रीज़ करता है। मीथेन्स की लाइफ टाइम को इंक्रीज़ करता है, और साथ ही साथ वाटर वेपर को भी इंक्रीज़ करता है। तो ये हमने पूरा देखा शॉर्ट लिव्ड हेलोजेंस, जो कि कूलिंग और वार्मिंग इफेक्ट ऑन अर्थ कर सकता है, राइट। देन डीकार्बनाइजेशन, नेक्स्ट टॉपिक है डीकार्बनाइजेशन। तो डीकार्बनाइजेशन इंडिया के बारे में अगर एक रिपोर्ट में पढ़ते हैं कि इंडिया का CO2 इमिशन लगभग जो कि फ्यूल कंबशन से रिलेटेड है, वो 330% तक ग्रो हुआ है इन द फेज ऑफ 1990 से 2019 के बीच में। ठीक है, डीकार्बनाइजेशन का मतलब कार्बन को रिड्यूस करना या फिर रिमूव करना। ठीक है, G20 कंट्रीज़ हैं, G20 कंट्रीज़ में जो भी कंट्रीज़ आती हैं, वो मेजरली 80% ऑफ द ग्लोबल CO2 इमिशन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और 70% ऑफ द ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इमिशन G20 कंट्रीज़ के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है कपल्ड मॉडल इंटर कंपैरिजन प्रोजेक्ट 6, CMIP6 एक्सपेरिमेंट। तो ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो कि कुछ साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को यूज़ किया अर्थ सिस्टम मॉडल और सिमुलेटेड प्रेसिपिटेशन को यूज़ किया साइंटिस्ट ने, जिससे वो कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड इसलिए ये न्यूज़ में आ गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्थ सिस्टम मॉडल क्या है। अर्थ सिस्टम मॉडल एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है इन्वायरमेंटल वेरिएबल का, जैसे कि एटमॉस्फेयर, ओशियन, लैंड, आइस, बायोस्फीयर, ये सब चीज़ को देखता है और प्लेनेट अर्थ को अंडरस्टैंड करता है। सिंपल सा है। और CMIP क्या है, जिसके बारे में हम देख रहे हैं, कपल्ड मॉडल इंटर कंपैरिजन प्रोजेक्ट। तो ये मेनली वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम है, एक तरह का प्रोग्राम है जो कि वर्ल्ड क्लाइमेट के बारे में रिसर्च करता है, जिसको इंटरनेशनल साइंस काउंसिल, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्को की इंटर गवर्नमेंटल ओशियोनोग्राफिक कमीशन, ये लोग स्पॉन्सर करते हैं। ठीक है, CMIP को ये 3 बॉडीज़ मेनली स्पॉन्सर करती है, ISC, WMO और यूनेस्को की ICC। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। इंडिया लेवल पे DST इसका काम देखता है, जो भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में इसका DST काम देखता है, जो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, तो DST के और भी कुछ प्रोग्राम्स हैं इंडिया में, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, फॉर एग्जांपल नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हिमालय इकोसिस्टम, ऐसे ही स्ट्रेटजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, ये सारे कुछ मिशंस हैं। ये 2 मिशंस हैं, बाकी 6 मिशन और हैं, जैसे कि इन्हेंसिंग एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल हैबिटेट और ग्रीन इनिशिएटिव, एग्रीकल्चर, सोलर, वाटर। तो ये ऐसे कुछ 8 मिशंस जो कि NAPCC के अंदर में आते हैं। ठीक है, ये 8 मिशन जो कि DST देखता है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है मिथाइलो टू वीमिक्रोबियम बुरिएटेनिस। इसका नाम थोड़ा अजीब है, ये आप लोग देख लीजिएगा। तो ये एक मीथेन एटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि साइंटिस्ट ने अभी रिसेंटली ढूंढा। ठीक है, मिथेनोट्रॉप बैक्टीरियन स्ट्रेन, मीथेन ईटिंग ऑर्गेनिज्म, जो कि इसके पास ऐसा पोटेंशियल है कि ये मीथेन को रिमूव कर सकता है फ्रॉम द मेजर मीथेन इमिशन साइट्स लाइक लैंड फील्ड्स, पैडी फील्ड और ऑयल एंड गैस वेल्स, इन सब जगह से। तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात है अपने लिए कि हम ऐसा बैक्टीरिया ढूंढ पाए। तो ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो इसका बायोमास होगा वो एक्वाकल्चर में फीड करने के भी काम आ सकता है। तो मतलब सब कुछ अच्छा ही है, पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो मीथेन भी हटेगा और बायोमास भी
कहीं ना कहीं यूज़ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन हेल्थी सिस्टम। लो कार्बन हेल्थ सिस्टम, तो इसमें कार्बन रेसिलिएंट और हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड फ्रेमवर्क है जो कि इन्हेंस करता है हेल्थ सिस्टम को, रेजिलियंस को, और साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रिड्यूस करने के लिए बात करता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है अटैक गोल। अटैक गोल क्या है? अलायंस फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, जो कि WHO का इनिशिएटिव है। ये हमें ध्यान रखना, 2022 में लॉन्च हुआ था। एक तरह का वॉलंटरी नेटवर्क है और COP26 में इसे लॉन्च किया गया था, और ये भी क्लाइमेट रेजिलियंस और हेल्दी सिस्टम के लिए, सस्टेनेबल हेल्दी सिस्टम के लिए बात करता है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक है JETP, जो कि जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप है। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, JETP। तो JETP है क्या? ये मेनली फाइनेंसिंग मैकेनिज़्म को देखता है, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए सपोर्ट के लिए बात होती है इसमें, जिससे वो अपने फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी से क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो सके। ठीक है, इसे COP26, जो कि JETP COP26 ग्लासगो में लॉन्च किया गया था, और इस इनिशिएटिव के अंदर सेनेगल नाम की जो कंट्री, ऐसी 4th कंट्री बन गई है इस इनिशिएटिव के अंदर। इसके पहले साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया और वियतनाम JETP की डील को साइन कर चुके हैं। इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है, ये हमें ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। तो ये हमने देख लिया कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें फॉसिल फ्यूल से क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन के लिए एक फाइनेंसिंग मैकेनिज़्म है, जिसमें फाइनेंसिंग कौन करेगा? मेनली डेवलप्ड कंट्रीज़ जो होंगी, जैसे जापान, USA, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सारी कंट्रीज़ जो भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, ये सब फंडिंग करेंगे और डेवलपिंग कंट्रीज़ को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव। क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव, इसमें इस इनिशिएटिव के अंदर लगभग 6 ऑफिसेस हैं, जिसमें से एक इंडिया में भी है, दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो ब्राज़ील, इंडिया, इंडोनेशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड US, ये 6 जगह पे इसका ऑफिसेस है। ये मेनली ग्लोबल लेवल पे क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड बात करता है। इसके अंदर एडवाइस करता है कि कैसे मतलब इसके अंदर एक्सपर्टाइज़ है कि फाइनेंस पॉलिसी की, कि कैसे इंटर गवर्नमेंट एक दूसरे की मदद कर सकती हैं इन एड्रेसिंग द क्लाइमेट चेंज, राइट। तो कुछ इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में रहे, ये हम देख लेते हैं। इसमें से पहला है UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, राइट, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। तो ये एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी है, जो कि ग्लोबल इन्वायरमेंटल एजेंडा बनाती है और साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्रमोट करती है कि वो उसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसको 1972 में इस्टेब्लिश किया गया था इस कॉन्फ्रेंस के तहत, और इसका हेडक्वार्टर नैरोबी, केन्या में है। 193 यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग इंडिया इज़ इट्स मेंबर, राइट। इसकी फंडिंग, जो कि वॉलेंट्री बेसिस में होती है, 95% ऑफ द फंडिंग इज़ ऑन द UNEP कोर फंड से आता है। ठीक है, मतलब कोर फंड भी होता है, और 95% ऑफ द फंडिंग वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन से इसका जाता है। ठीक है, इसके सेक्रेटेरिएट्स, 2 ऐसे सेक्रेटेरिएट्स हैं, मतलब जिसके अंदर ये काम, मतलब जिसके तहत ये सेक्रेटरीज काम करते हैं। जैसे एक IPBES है और दूसरा IPCC। ठीक है, तो इंटर गवर्नमेंटल सोसाइटी पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, IPBES, और IPCC तो हम जानते हैं, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये जो IPCC है, ये जॉइंटली UNEP और WMO का प्रोजेक्ट है। ठीक है, ओके। तो कॉमन कार्बन मैट्रिक UNEP से सपोर्ट करता है, और ये कार्बन फुटप्रिंट को एसेस करने में हेल्पफुल होता है। ओके, मतलब डेवलप करता है इसे। ठीक है, कुछ मेजर मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स हैं UNEP के, ये हम देख लेते हैं। लगभग ऐसे 15 इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स हैं जो कि UNEP साइन कर चुका है। तो उसमें से हम कुछ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि साइट्स 1973, तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड और एंडेंजर्ड और फ्लोरा एंड फौना, ये हमें ध्यान रखना, 1973। स्टेट PCS में
इसके ईयर भी पूछ लेता है, और यूपीएससी के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही। स्टेट पीसीएस में इसमें क्रोनोलॉजी पूछ सकता है, राइट, और यूपीएससी में पूछ सकता है कि कैसे किससे रिलेटेड है ये सारी चीज़ें, राइट। ओके, तो नेक्स्ट है CMS बॉर्न कन्वेंशन, जो कि 1979 में, ये भी माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल से रिलेटेड है। देन वीना कन्वेंशन जो कि 1985 में आया था। देन बेसल कन्वेंशन जो कि 1989 में, ये मेनली मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्टेस के लिए होता है। ओके, देन CBD जो कि कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 में आया। देन रोटरडैम कन्वेंशन 1998 में, ये हजार्डियस केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स के लिए है, राइट। और ये मीनामाता कन्वेंशन जो कि 2013 में आया था, मरकरी से रिलेटेड है। और स्टॉकहोम कन्वेंशन जो कि 2001 में परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड है, राइट। तो ये कुछ हमने मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स देखे जो कि UNEP के अंडर में आते हैं। तो UNEP की कुछ मेजर रिपोर्ट्स जो कि इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, जैसे एडॉप्शन गैप रिपोर्ट 2023 की लॉन्च किया। इसमें कुछ रिपोर्ट के अंदर की पॉइंट्स हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो इसमें यही बताया कि लगभग 10 से 18 टाइम्स और ज़्यादा ज़रूरत है पब्लिक फंडिंग की, ये सारी चीज़ें। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें इतना मालूम होना चाहिए कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, ठीक है। इमिशन गैप रिपोर्ट जो कि UNEP की है, इसमें भी यही बताया कि हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना है वार्मिंग को। और इसमें कुछ की फाइंडिंग्स हैं कि अभी लगभग 2021-22 में 1.2% तक इंक्रीज हो गया ड्यू टू द फॉसिल फ्यूल्स एक्सेट्रा कम्बशन। तो ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी। कुछ अदर रिपोर्ट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है UNEP की, फॉर एग्जांपल ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, देन ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट, और एक ये है इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लेनेट वेस्ट वाटर, ये इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है जो कि UNEP की है। और साथ ही साथ UNEP के साथ ग्रिड एरेंडल, इन साथ दोनों लोग ने मिलके बनाया, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने। व्हाट्स कुकिंग, ये भी UNEP की स्पेशल एडिशन रिपोर्ट है। देन इसके बाद बिल्डिंग मटेरियल एंड क्लाइमेट, और टर्निंग टू टैप, इंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, और सर्कुलर इकॉनमी, ये सब रिपोर्ट जो कि UNEP से रिलेटेड है। तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट याद रखनी है, जैसे ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, देन ये, और इन्वेस्ट इन हेल्दी प्लेनेट। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की, और ये मेनली ओशन और क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ें देखती है। और 1950 में इसे इस्टेब्लिश किया गया, और ये इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 1873 को रिप्लेस करके आई थी। इसका हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, 193 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया, ये हमें याद रखना है। इसकी मेजर रिपोर्ट्स देख लेते हैं, जो कि स्टेट ऑफ क्लाइमेट, ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट, जिसमें मेनली 3 मेन ग्रीन हाउस गैस को बताया, जो कि मेन कंसनट्रेशन का पार्ट है, जो कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड अकॉर्डिंग टू इट। और ये हाईएस्ट रहे हैं अभी तक के 2021 में, ठीक है। और ग्लोबल मीन टेम्परेचर 2022 में लगभग 1.15 डिग्री सेल्सियस एंड अबव हो गया है 1850-1900 के एवरेज के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट रिपोर्ट है ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। तो ये हमें याद रखना है WMO की कौन कौन सी रिपोर्ट है, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। और इसमें कुछ बुलेटिन में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रखे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 150% इंक्रीज हुआ है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड लगभग 264%। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट डाटास हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतने ज़्यादा, और हमें याद भी नहीं रहने वाले, याद करने की भी ज़रूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा आइडिया रहे बस हमें, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट रिपोर्ट है स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2022। तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट कि 50% ऑफ द ग्लोबल कैचमेंट और रिजर्वायर्स ऑफ वाटर जो कि मोस्टली ड्राइड अप हो गए हैं। तो ये सारे रिपोर्ट इससे रिलेटेड है, जो कि सोचने वाली चीज़ है। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एशियन वाटर टावर। एशियन वाटर टावर क्या है, ये लगभग 2000 से 2018 तक जो टोटल ग्लेशियर मास है इस टावर, मतलब एशियन वाटर टावर हम आगे देखेंगे, इसे 4.3% डिक्रीज़ देखने को मिला है, राइट। तो एशियन वाटर टावर के अंदर तिब्बतन प्लेट्यू, हिमालयाज जो कि इंडिया का, काराकोरम, हिंदुकुश और पामीर्स,
और तियान सान माउंटेन, ये कलेक्टिवली जो है थर्ड पोल कहलाते हैं और ये एशियन वाटर टावर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो WMO की कुछ अदर रिपोर्ट्स हैं लाइक ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच और एयर क्वालिटी क्लाइमेट बुलेटिन, और भी कुछ ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गया आज का PT 365 इन्वायरमेंट की सेकेंड पार्ट। इसके बाद हम ऐसे ही थर्ड फोर्थ भी लाएंगे जिसमें हम इन्वायरमेंट कंप्लीट करेंगे, और इसी तरह पॉलिटी के भी सारे पार्ट्स आ चुके हैं, आप प्लीज़ चेक कर सकते हैं, उसे भी देख सकते हैं। और प्लीज़ फ्रेंड्स इस लेक्चर को लाइक कीजिए और एम ISPCS को सब्सक्राइब कीजिए। और ओके, तो थैंक यू, गुड डे, बाय बाय।